गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ कंटेंट लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कह रहे थे कि रिसर्च मेथडोलॉजी के टाइप्स और हाइपोथेसिस पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में जो आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में या कंपटीशन लेवल पे, तो ये क्या करते हैं असेंडिंग या फिर सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर याद होंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, कीवर्ड्स निकाल कर रखे हैं, तो आपको बहुत इजी होगी समझने में और लर्न करने में। आप मेरे साथ साथ लर्न कर लोगे। कैसे कि जैसे हमने सेट का पेपर दिया, तो वो कौन सा पेपर कौन से लेवल का होता है, स्टेट लेवल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल टेस्ट सबसे पहले हम देते हैं, हम कहते हैं कि हम स्टेट लेवल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हम उसकी क्रिटिकलिटी देखते हैं कि कितना क्रिटिकल क्वेश्चंस, कितने इम्पॉर्टेंट और कितने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं ना इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम भी अपनी क्रिटिकल कंडीशन चेक करते हैं पेपर से पहले कि हमें कितना आता है कितना नहीं। तो स्टेट लेवल टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट, उसके बाद क्या होता है हमारे मार्क्स कंप्यूट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली सोच के अगर लर्न करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा, मेरे साथ साथ लर्न हो जाएगा तुम्हें। देखो क्या होता है फिर हमारा स्टेट लेवल टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट, कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, ठीक है, याद हो गया ना। देखो स्टेट लेवल टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट, इन्फ्रेंस, कंप्यूटेशन, इन्फ्रेंसेस, लर्न इजी। नेक्स्ट, टेस्ट यूज्ड इन हाइपोथेसिस। क्या क्या टेस्ट यूज होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सबसे पहले पैरामीट्रिक होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक में भी 3 टेस्ट होते हैं हमारे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक तो भैया लिस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, साइन टेस्ट, विलकॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट, स्मिरनोव टेस्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। डिपेंड ऑन पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ये सबसे सिंपल सी डेफिनेशन होती है पैरामेट्रिक की, मुझे बहुत पसंद है ये किस पर डिपेंड करता है, पैरामीटर्स पर, किसकी पॉपुलेशन कितनी है और कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो इनकी अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। अजम्पशंस क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्टेट्स, ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डिपेंडेंट। ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए हमारे पास, डिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब एक का जो अफेक्ट है, एक अगर इंडिपेंडेंट दूसरी डिपेंडेंट हो चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका कारण इस पर इफेक्ट दिखना चाहिए, तो ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर एक इंसान को फीवर है तो दूसरे ने अगर इसको मेडिसिन दी तो मेडिसिन का असर इसके फीवर पर दिखना चाहिए, ये होते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, डायग्राम कैसे होता है उसका, ऐसे। एक होते हैं हमारे लेप्टोकोर्टिक, एक होते हैं मेसोकोर्टिक, एक होते हैं प्लेटोकोर्टिक। ये बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। मैं इनके भी बाद में करवाऊंगी, घचड़ पचड़ नहीं करनी। फ्रेंड्स भी कहेंगे क्या करते रहते हैं मैम, ड्राइंग बनाती रहती है बीच बीच में। तो पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और ये कभी भी हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सेस पे टच नहीं करते। कोई नहीं, जब इनकी फिगर्स लेकर आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही बनाने वाली हूँ कि जब लेकर आएंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगी फॉर्मूलेज के साथ। पॉपुलेशन शुड हैव इक्वल वेरिएंसेस, मतलब इक्वल उनमें डिफरेंसेस होने चाहिए। ये नहीं कि एक अगर यहाँ है तो एक फिर यहाँ होगा, एक फिर यहाँ होगा, ऐसे नहीं। मतलब इनके बिल्कुल इक्वल वेरिएंसेस, इक्वल डिफरेंसेस होनी चाहिए पॉपुलेशन में, ठीक है। डाटा शुड बी मेजर्ड एट लीस्ट एट इंटरवल लेवल। डाटा कम से कम इंटरवल लेवल पर मेजर होनी चाहिए, सो दैट एएम इज यूज्ड। एएम होता है अरिथमेटिक मीन, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरी बहुत बुरी आदत है शॉर्ट फॉर्म यूज करने की, अरिथमेटिक मीन। नाउ इंपॉर्टेंट
पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने देखे थे 3 थे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। सबसे पहले जेड टेस्ट, ये किसने दिया है? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, प्रोफेसर R.A. फिशर ने दिया है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन, मीडियन, मोड एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन उसमें आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट के सिग्निफिकेंस बताता है मीन, मीडियन, मोड और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार भी बना दिया। स्टार तो वैसे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सब में स्टार बना देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए डार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट, सैंपल साइज बिकम्स लार्जर, सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाता है। देखो जितना ज्यादा तुम सैंपल साइज को बड़ा करोगे ना, एरर तुम्हारी उतनी कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट किसने दिया है? WS गॉसेट, और कब दिया है? 1915 में दिया है। फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन। अब ये पूछ सकते हैं कि 2 मीन के बीच में जो डिफरेंस बताता है सिग्निफिकेंस की, वो कौन बताता है? टी टेस्ट बताता है हमारा। 2 मीन, टी टेस्ट, देखो 2 टी और टी टेस्ट, ठीक है। और ये 3, ये मीन, मीडियन, मोड और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये टोटल 4 हैं। तो ये कौन बताता है? जेड टेस्ट। जेड सबसे लास्ट होता है ना, तो इसको ये मान के चलो ये सबसे बड़ा है, तो ये 4 को इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर। लेकिन ये टी टेस्ट 2, सिर्फ 2 को बेचारा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, ये 2 मीन्स का बता सकता है कैसे? कोफिशिएंट ऑफ सिंपल और पार्शियल कोरिलेशन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सैंपल मतलब साइज ऑफ सैंपल्स लेस देन 30, इसमें लेस देन 30 होता है, और इसमें जेड टेस्ट बड़ा होता है ना, तो ग्रेटर देन 30 होता है, ठीक है। एंड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, ये तभी यूज होता है जब एक तो हमारी सैंपल साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन वेरिएंस पता ही ना हो। नेक्स्ट, सैंपल्स आर रिलेटेड पेयर्ड टी टेस्ट, सैंपल किससे? एक इसका ये भी नया नाम होता है, पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट पढ़ते हैं, ये क्या होता है? एफ टेस्ट का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या फॉर्मूला है कि लार्जर सैंपल वेरिएंस, जितना बड़ा सैंपल वेरिएंस, इसका सैंपल 1 का स्क्वायर अपॉन में सैंपल 2, सैंपल 2 क्या होता है हमारा? स्मॉलर सैंपल वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, एफ टेस्ट। नेक्स्ट, अब ये देखो एफ टेस्ट का ये वो डायग्राम बना के दिखाया मैंने आपको कि ये होती है यहाँ पे एफ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आती है एफ वैल्यू, और यहाँ होती है डेंसिटी, ठीक, यहाँ क्या होती है? डेंसिटी। तो यहाँ क्या, ये क्या होता है? ये स्क्यूड टू राइट होता है, स्क्यूड टू राइट, मतलब ये इधर से इधर जाके इधर झुकने वाला हो रहा होता है। अब ये थोड़ा सा इसकी शेप गलत बन गई, लेकिन ये इसकी ऐसे आएगी, ये यहाँ झुकने वाला होता है, ठीक है। इसकी शेप वैसे चेंज होती रहती है, ये पहले ऐसे होता है, फिर ये पहले ऐसे होता है, लेकिन फिर आते आते ना ये ऐसे ही हो जाता है, ये राइट पे ऐसे झुकने वाला होता है, ठीक। अ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू राइट, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो राइट की तरफ झुकता है, एज द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेस। देखो इसका फॉर्मूला भी यही है, लार्जर सैंपल वेरिएंस, स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। ऐसे ये इधर कह रहा है कि जितना मतलब ये उतना ही राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है जितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कम होती जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नंबर, डिग्री ऑफ नंबर तब कम होगी जब लार्जर द सैंपल वेरिएंस होगा, और फॉर्मूले में यही है, लार्जर सैंपल वेरिएंस एंड स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट, टू कंपेयर वेरिएंसेस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, ये इसके अजम्पशंस चल रही हैं।
ये कंपेयर करने के लिए वेरिएंसेस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल। एफ टेस्ट है, बहुत छोटा सा टेस्ट है, तो ये टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स को करता है। ठीक, जेड में क्या था, 4 थे हमारे, मीन, मीडियन, मोड, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये पढ़े ना हमने, मीन, मीडियन, मोड, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और टी टेस्ट में क्या था हमारा, टेस्टिंग द टू मतलब सिग्निफिकेंसेस ऑफ डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू मीन्स, कॉफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट, अब देखो, ऑल्सो यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, जिसको बोलते हैं एनोवा। एनोवा पे भी एक अलग वीडियो बनेगी हमारी। नेक्स्ट है द पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक खत्म हो गए, अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दे डोंट बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये इनका कोई मतलब ही नहीं है, ना ये पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं और ना ही कैरेक्टरिस्टिक पे, लेकिन ये क्या था, ये तो करते थे। चलो नेक्स्ट क्या है, डोंट स्पेसिफाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली हो ना हो इनको कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन और वेरिएंसेस कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन उसको पैरामेट्रिक को था। ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है, बस इसका ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। यूजेबल विद ओनली नॉमिनल डाटा, ये सिर्फ नॉमिनल डाटा के साथ यूज होता है। ठीक है, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसा है जो नॉमिनल डाटा के साथ होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकली करेक्ट टेस्ट टू यूज विद ऑर्डिनल डाटा, ये जो है बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकली करेक्ट टेस्ट है, बिल्कुल सही है। कब यूज करते हैं, जब ऑर्डिनल डाटा हो। ऑर्डर क्या होते हैं ऑर्डिनल डाटा, बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे हमने ना 5 आइटम्स लिए हैं, ठीक है, अगर हम जैसे कैंडिडेट्स हमने बुलाया और हमने बोला कि इन आइटम्स को ना आप ऑर्डर में लगा दो कि आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी सबसे कम, तो वो क्या करते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आई होती है ना उसको 5 दे देते हैं, फिर क्या करते हैं जो कम पसंद आई उसको 4, फिर जो उससे कम पसंद आई 3, देन 2, देन 1। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल, ऑर्डर में कर देना। हम ग्रेड में भी कर सकते हैं, A+, A, B, C, जैसे हमें ग्रेड्स मिलते थे फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो उससे भी यूज हो जाते हैं। अब है इंपॉर्टेंस क्या है अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो इंपॉर्टेंस है पावर ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट आपको पता क्या होता है, बीटा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, इसको, ये होता है H हमारा 0, ये होता है हमारा H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। देखो इसको मैं समझाती हूँ, एंड शुड बी रिजेक्ट व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड व्हेन रिक्वायरमेंट्स, हे भगवान बहुत बुरी आदत है मेरी, requirements are not met, this is most suitable in social science। अब देखो पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, जब वो सच में गलत है और वो रिजेक्ट कर दी गई। देखो जैसे एग्जांपल है, हमने कहा H0 हमने बनाया कि ये एक बंदे को बुखार है, ठीक है, तो ये मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, ये एक्स मेडिसिन उस पर असर नहीं करेगी, ठीक है, एक हमने ये बोला उस पर असर नहीं करेगी। अब एक H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने बनाया, एक आदमी कह रहा है कि भाई ये इस पे असर करेगी, ठीक है, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम किसी को पैरासीटामोल दोगे तो क्या वो उस पर असर नहीं करेगी, जरूर करेगी। तो ये यही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, इसको हमने रिजेक्ट करना जब वो सच में गलत है, तो वो रिजेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। देखो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एक बार कह रहा है कि ये ट्रू है, टाइप 1 एरर हो गया, तुम किसी चीज को जो सही चीज है उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये दवाई असर करेगी और तुम इसको रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं ये तो गलत है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा टाइप 1 एरर। और इसका दूसरा नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, और इसको एक और कहते हैं, ये होता है हमारा अल्फा, ठीक है, ये होता है हमारा अल्फा। नेक्स्ट एक है हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सही डिसीजन है तुम्हारा, कि मतलब तुम जब गलत हो तो तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये दवाई असर नहीं करेगी और तुम इसको गलत कह रहे हो, तो ये तो सही बात है ना,
कि हाँ जब ये तुम कह रहे हो कि ये असर नहीं करेगी, लेकिन वो रियल में क्या असर करती है, तुम इसको गलत कह रहे हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। और इसको बोलते हैं हम टाइप 1 एरर जो होता है ना, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ये 1 में से माइनस करके क्या होता है, हमारा करेक्ट आउटकम आ जाता है। सो इजी, इधर अल्फा, इधर 1 माइनस अल्फा, इधर 1 माइनस बीटा और इधर बीटा। देखो ऐसे याद कर लो, अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। सो इजी। अब जब तुम्हारा नल हाइपोथेसिस सही है ना, तो तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फेल टू रिजेक्ट, तुम उसको मना करने पर फेल हो गए, तो मीन्स तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो ये तुम्हारा करेक्ट आउटकम हो गया। नाउ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, जब वो नल हाइपोथेसिस गलत है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर गए। ये तो गलत बात हो गई ना, तुमने कहा कि ये दवाई असर नहीं करेगी और तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, फॉल्स नेगेटिव। ये होता है फॉल्स पॉजिटिव। देखो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ऐसे याद रखो। या फिर ऐसे कर लो कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। ठीक, ये इधर नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन जहां फॉल्स था यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू था यहाँ फॉल्स हो जाएगा। मैंने ऐसे ही तिकड़म बिठा के याद किया है। चलो नेक्स्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मोस्ट पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसको हमेशा कहते हैं भाई काई स्क्वायर। मैं पहले सोचती थी ये छी स्क्वायर है लेकिन ये काई स्क्वायर टेस्ट है। मोस्ट पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल डाटा क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स बताते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। मतलब एक अगर जैसे हमने बोला कि ये पॉपुलेशन है, तो उसमें जेंडर बताना, मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो ये हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स, ये कंपेयर करते हैं 2 और मोर नॉमिनल वेरिएबल्स में। नाउ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ओ, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वो होती है ऑब्जर्व की, और ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल्स माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स, इसका स्क्वायर और अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स। ये हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसे पूछते नहीं है, बस असर्शन रीजनिंग में ये आ जाता है कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्या ये सही है, और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, 2 और मोर नॉमिनल वेरिएबल्स में कंपैरिजन करने में। क्या ये सही है, इसका रीजन है ये, हाँ ये बिल्कुल सही है। डाटा शुड बी नॉमिनल, डाटा इसमें नॉमिनल ही चाहिए, होना ही नॉमिनल चाहिए, ये इसमें ऑर्डिनल का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, सैंपल शुड बी सेलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस। मतलब अगर तुमने एक मतलब ये पॉपुलेशन है सारी, तो तुम इसमें से कोई भी रैंडमली उठा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सिस्टमैटिक या अदर मल्टी स्टेज, इसमें ऐसा क्लस्टर, ऐसा कोई मेथड यूज नहीं होगा। इसमें सिर्फ सीधा साधा रैंडम बेसिस पर चुनेंगे हम पॉपुलेशन को या सैंपल को। नेक्स्ट, फॉर अ 2x2 टेबल नो फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉलर देन 5। इसमें 5 से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी 5 से ऊपर होनी चाहिए 2x2 टेबल में। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते हैं ना हम इसमें, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम करेंगे। अब है FO क्या है, ऑब्जर्व्ड डाटा, FE क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है। अब मीडियन टेस्ट, इसमें मेरे को इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, बस ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डिनल डाटा ये किस लिए होता है, ये ऑर्डिनल के लिए होता है। देखो इसमें क्या था हमारा काई स्क्वायर में, ये हमारा नॉमिनल के लिए था, ऑर्डिनल के लिए, और ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक, ये भी नॉमिनल के लिए था। ठीक, ऑर्डिनल के लिए हमारा कौन सा था, ऑर्डिनल के लिए हमारा अभी तक हमने शायद अभी टी टेस्ट 2 मीन के बारे यही पढ़ा बस, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियन टेस्ट, ये ऑर्डिनल के लिए हमारा, ठीक। डिटरमाइन करता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीडियंस ऑफ 2 और मोर सैंपल, 2 और मोर सैंपल। तो ये डिटरमाइन करते हैं किसमें, डिफरेंसेस बिटवीन मीडियन। देखो ऑब्वियस सी बात है, मीडियन टेस्ट कर रहे हो तो मीडियन के बीच में ही करोगे, मीन तो आएगा नहीं, तो मीडियन टेस्ट में मीडियन। नाउ डिटरमाइन वेदर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद द सेम मीडियन।
डिटरमाइन करना है क्या ये सैंपल जो ले रहे हो पॉपुलेशन से वो सेम मीडियन का है भी या नहीं। अगर डिफरेंट मीडियम का है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट में क्या है हमारा, ऑल्सो कॉल्ड MWW, मैन विटनी यू टेस्ट। इसको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट इज अ non parametric test of null hypothesis that it is equally likely that a random selected value from one population will be less than or greater than a randomly selected value from a second population। ये जो है कह रहा है कि रैंडमली जो हमने सेलेक्ट किया ना एक पॉपुलेशन से, वो हमेशा कम होनी चाहिए जो तुम दूसरी खरीदोगे। अगर तुम्हारी 4 आ रही है तो 4 से वो कम ही होनी चाहिए। 4 से वो कम ही होनी चाहिए, वो 2 या 1 या 3 ही होनी चाहिए, 4 इक्वल भी नहीं होनी चाहिए वो। क्यों? क्योंकि एक तुम निकाल रहे हो टेबल से और एक तुम निकाल रहे हो ऐसे ही रैंडम, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना। टेबल वाली हमेशा कम होनी चाहिए और जो तुम रैंडमली कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, अगर वो 5 भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उससे हमेशा कम ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 टेबल वाली हमेशा एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो रैंडमली जो सेलेक्ट कर रहे हो वो लेस देन या ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेकिन जो तुम पहले कर रहे हो ना वो हमेशा लेस होनी चाहिए, ठीक है। वो लेस ही होगी, विल बी लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। और देन और रैंडम सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम अ सेकेंड पॉपुलेशन, तुमने रैंडम जो निकाली, रैंडमली सेलेक्टेड करी एक पॉपुलेशन से, वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन जो सेकेंड वाली लोग है वो कम ही लेना। मैन विटनी यू टेस्ट इज यूज टू अंडरस्टैंड वेदर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन वेयर एट्रीब्यूट्स आर मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल। जैसे हमें पता है कि ये ऑर्डिनल पे बात कर रहा है, ऑर्डिनल स्केल डिफर बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर पे बात कर रहा है। जैसे योर डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो मैन विटनी टेस्ट किस ये यूज होता है क्या समझाने के लिए, एटीट्यूड टूवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जो जेंडर होते हैं हमारे मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल में क्या होता है कि मेल को ज़्यादा सैलरी प्रेफर करती है कंपनी, और वीमेन को सोचते हैं कि ये तो वीमेन ही तो है, कम सैलरी दोगे तो भी कर ही लेगी। ऐसे क्या होता है हमारा पे में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कई जगहों पे तो वीमेन्स को काम भी करने नहीं देते। तो वेयर एटीट्यूड्स आर मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल डिफर बेस्ड ऑन जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तुम्हारा पे डिस्क्रिमिनेशन पे एटीट्यूड कैसा है। एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी जेंडर, मतलब मेल हो या फीमेल हो, ये तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन एटीट्यूड कैसा है तुम्हारा देने का, क्या तुम चाहो तो फीमेल को भी अच्छी सैलरी दो और मेल को भी दो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, ये तुम्हारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट, द जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है। आई होप आपको ये आज का जो मैंने बनाया रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टेप्स और ये सब याद अच्छे से हो गए होंगे। मेरे साथ साथ स्टेट लेवल टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट, उसके बाद क्या था, कंप्यूट करेंगे मार्क्स अपने, और फिर इन्फ्रेंसेस। तो आई होप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।